As politicians debate building nuclear power plants in Australia, China is going one giant leap further. Chinese authorities announced they are prepared to make one on the moon. Science and technology correspondent Brent O'Halloran joins us. दोस्तों, चीन चंद्रमा पर अब परमाणु ऊर्जा का संयंत्र बना रहा है और स्पेसएक्स ने स्टारशिप के प्रक्षेपण की नई तारीख की घोषणा कर दी है। लेकिन नासा ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को दिए जाने वाले अपने फंड में कटौती कर दी है। दोस्तों, एफएमडी प्लैनेट यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। चंद्रमा पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए चीन और रूस ने एक नए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के लिए चीन और रूस के बीच कई सप्ताह से बातचीत चल रही थी। इसी बातचीत के दौरान दोनों पक्षों के अधिकारियों ने संकेत दिए थे कि परमाणु विकास पर भी हम साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। इस परमाणु संयंत्र में बनने वाली बिजली चीन के चंद्रमा बेस या लूनार बेस को, जिसे इंटरनेशनल लूनार रिसर्च स्टेशन के नाम से जाना जाता है, उपलब्ध कराई जाएगी। 2021 में घोषित किए गए इस ILRS का निर्माण 2030 में शुरू किया जाएगा और यह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पूरी तरह से ऑटोनोमस रोबोटिक इंस्टॉलेशन के रूप में होगी। योजना के आरंभ से ही इस लूनार बेस को चीन और रूस के बीच एक संयुक्त उद्यम के रूप में पेश किया गया था। लेकिन 2022 में यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध शुरू हो गया था, जिस कारण रूस का ध्यान इस ओर से हट गया था। लेकिन अब लगने लगा है कि दोनों देश इस योजना को लेकर फिर से एक्टिव हो गए हैं, क्योंकि हाल ही में चीनी राष्ट्रपति की मास्को यात्रा के दौरान इस परमाणु साझेदारी पर हस्ताक्षर किए गए थे। हालांकि लूनार बेस और एटॉमिक पावर स्टेशन का निर्माण पूरी तरह से ऑटोनोमस होगा, लेकिन इसके बावजूद दोनों देशों ने वादा किया है कि ये प्रोग्राम उनके लोगों के लिए चंद्रमा पर काम करने की एक नींव के समान होगा। इसी महीने की शुरुआत में रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉस्मोस ने अपने एक बयान में लिखा, यह स्टेशन चंद्रमा पर मानव की उपस्थिति की संभावना के साथ ILRS के दीर्घकालिक मानव रहित संचालन के लिए मौलिक अंतरिक्ष अनुसंधान और परीक्षण प्रौद्योगिकी का संचालन करेगा। लेकिन किसी भी दीर्घकालीन लूनार बेस में बिजली तो एक महत्वपूर्ण कारक होगी ही। दोस्तों, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक बड़ा दिन और बड़ी रात का चक्र होता है, जिसमें पृथ्वी के 14 दिन के बराबर लगातार सूर्य की रोशनी होती है और फिर पृथ्वी के 14 दिन के बराबर पूर्ण रूप से अंधकार रहता है, जो सौर ऊर्जा संयंत्रों के लिए चुनौतीपूर्ण हो जाता है। इसके लिए हम भारी भरकम बैटरी तो लगा सकते हैं, लेकिन ये तो आप जानते ही होंगे कि ठंड में बैटरियां ठीक से काम नहीं करती हैं और जब चंद्रमा पर सूर्य की रोशनी पहुंचना बंद हो जाती है तो वहां पर अथाह ठंड हो जाती है, जिस कारण वहां बैटरियों का विकल्प बेकार हो जाता है। इसलिए चंद्रमा के मौसम के लिहाज से परमाणु ऊर्जा एक आदर्श समाधान हो सकता है और इस संबंध में चीन को रूस से ज्यादा बेहतर पार्टनर नजर नहीं आता है। वैसे भी रूस के पास परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के निर्माण से संबंधित अथाह ज्ञान है, क्योंकि रूस की कंपनी पोकाटॉम या रोसाटॉम हाल में दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु रिएक्टर निर्माता कंपनी है। इसके अलावा रूस को अंतरिक्ष उड़ान के संबंध में भी लगभग 7 दशकों का अनुभव प्राप्त है। इसलिए चंद्रमा पर परमाणु संयंत्र लगाने के लिए वास्तव में रूस ही सबसे उपयुक्त और दुनिया में सबसे अच्छी तरह से सुसज्जित राष्ट्र हो सकता है। वैसे चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर बनाने के लिए मौजूदा संयंत्रों का एक छोटा संस्करण ही वहां पर भेजना होगा। वैसे उसका वहां पर कार्य तो समान ही होगा, लेकिन उसको पृथ्वी से कम गुरुत्वाकर्षण वाले वातावरण में काम करने के लिए रिडिजाइन करना होगा। लेकिन अभी तक एक बात स्पष्ट नहीं हो पाई है कि इस रिएक्टर को चलाने के लिए परमाणु ईंधन कहां से आएगा। अगर इसे पृथ्वी से भेजना पड़ा तो रॉकेट के द्वारा ही भेजा जा सकता है, लेकिन हो सकता है कि भविष्य में चंद्रमा पर ही इन रिएक्टरों के लिए ईंधन निकाला जा सके, क्योंकि यह तो साबित हो चुका है कि चंद्रमा की सतह पर बड़ी मात्रा में यूरेनियम है। चीन की योजना के अनुसार लूनार बेस का निर्माण सन 2031 से 2035 के बीच हो जाएगा, लेकिन इस बारे में भी 2026 तक पिक्चर साफ हो जाएगी। परमाणु रिएक्टर को चंद्रमा तक टुकड़ों के रूप में भेजा जाएगा, लेकिन उससे पहले पृथ्वी पर ही रिसर्च स्टेशन और पावर प्लांट का निर्माण किया जाएगा। चीन ने योजना बनाई है कि अपने सुपर हैवी क्लास लॉन्ग मोनो रॉकेटों का उपयोग करके कम से कम 5 निर्माण मिशन चलाए जाएंगे। वैसे यह योजना चीन के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना तो जरूर लगती है, क्योंकि इससे पहले किसी भी देश ने इस तरह के प्रोजेक्ट पर काम नहीं किया है, और वो भी चंद्रमा पर परमाणु संयंत्र बनाना, जहां का वातावरण भी पृथ्वी से अलग है। और दोस्तों, ताज्जुब की बात यह है कि चीन और रूस की ये योजना तब सामने आई जब नासा अपने लूनार एक्सप्लोरेशन रोड मैप में काट छांट कर रहा है।
गेटवे स्पेस स्टेशन, जिसे अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की सतह पर जाने के लिए एक स्टॉप पिट के रूप में इस्तेमाल करते थे, वो लगभग अब खत्म हो चुका है। इसके अलावा HLS मून रॉकेट का कार्यक्रम भी अब रुक गया है और मौजूदा बूस्टर का उपयोग 2026 में आर्टेमिस 2 के लिए करने की योजना बनाई जा चुकी है, जो 4 एस्ट्रोनॉमर्स को चंद्रमा के चारों ओर उड़ाकर वापस धरती पर लौट आएगा। इसके बाद दिसंबर 2027 में आर्टेमिस 3 के साथ मानव लैंडिंग का प्लान है, लेकिन ये उड़ान HLS की अंतिम उड़ान होगी। अगर ये दोनों प्लान अपने मिशन के अनुसार आगे बढ़ते रहे तो नासा को इसका लाभ मिलना तय है। लेकिन नासा की कामयाबी का एक बहुत बड़ा भाग अब SpaceX स्टारशिप की कामयाबी पर निर्भर करता है, जो अमेरिका का अगला मून लैंडर और रॉकेट है, और वो मानव को अंतरिक्ष में आसानी से ले जा सकता है। लेकिन लगता है कि ये प्रोग्राम बिल्कुल बढ़िया नहीं चल रहा है, क्योंकि स्टारशिप की पिछली परीक्षण उड़ान, जिसके ऊपरी चरण में पहुंचने के बाद रॉकेट को एक भयानक विफलता का सामना करना पड़ा था, और उस विफलता का धुआं दुनिया ने आसमान पर देखा था। उसके बाद अब तक लगभग 3 महीने गुजर चुके हैं। अब स्टारशिप के ऊपरी चरण के वाहन V2 को नया डिजाइन दिया गया है और वे अपने स्टारशिप सुपर हैवी रॉकेट को फिर से लॉन्च करने वाले हैं। SpaceX का कहना है कि वो पहली बार पहले से उड़ाए गए बूस्टर को फिर से उपयोग करेगा। ये बूस्टर जनवरी 2025 में उड़ाए गए स्टारशिप फ्लाइट 7 का वही बूस्टर है, जिसके मिशन के दौरान ऊपरी चरण में विस्फोट हो गया था, लेकिन सुपर हैवी मेका जिला लॉन्च टावर पर वापस आ गया था। और अब करीब 4 महीने गुजर जाने के बाद SpaceX का मानना है कि पुराना बूस्टर फिर से अगले दौर के लिए तैयार है, और जिसका परीक्षण 26 मई को सफलतापूर्वक किया गया। वैसे SpaceX तो निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है, जबकि नासा अपने खुद के प्रोजेक्ट पर खर्च के लिए संघर्ष करता हुआ नजर आ रहा है, जिसके कारण उसे अपने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के बजट में कटौती करने पर मजबूर होना पड़ा है। और अब नासा स्पेस स्टेशन पर अपने क्रू में भी कटौती करेगा, जहां अब यह संख्या 7 की बजाय केवल 6 रह जाएगी, जिनमें से रूस तो अपने 3 अंतरिक्ष यात्रियों को बनाए रखेगा, लेकिन नासा अपने 4 की बजाय 3 अंतरिक्ष यात्री ही अब भेजना शुरू करेगा, जिससे नासा का खर्च तो 1/4 कम हो जाएगा, लेकिन निसंदेह इसका दुष्प्रभाव ISS के रखरखाव पर पड़ने वाला है। लेकिन सवाल यह है कि नासा द्वारा अपने खर्च में कटौती क्यों की जा रही है? तो जवाब है कि हाल ही में अमेरिका के नए राष्ट्रपति ट्रंप के प्रशासन ने अपने नए बजट में सभी गैर रक्षा कार्यक्रमों पर, जिनमें अंतरिक्ष की परियोजनाएं भी शामिल हैं, कटौती करने का ऐलान किया है। और अगर यह कथित स्किनी बजट प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है तो इसका बुरा प्रभाव इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जरूर पड़ेगा, और लगता है इसीलिए नासा ने अभी से अपने खर्चों में कटौती करने की तैयारी शुरू कर दी है। लगता है कि नासा जमीन पर ISS की निगरानी करने वाली ग्राउंड टीम को भी कम कर देगा, क्योंकि हाल ही में जॉनसन स्पेस सेंटर के फ्लाइट ऑपरेशन डायरेक्टर और मार्शल स्पेस सेंटर पेलोड ऑपरेशन डिवीजन को अपने कर्मचारियों को घटाकर कम से कम 50% करने के लिए कहा जा रहा है, और तो और मौजूदा मिशनों की अवधि को भी कम किया जाएगा। वैसे दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? क्या चाइना और रशिया मिलकर स्पेस में अपनी धाक जमा पाएंगे? क्या चीन का चंद्रमा पर एटॉमिक पावर स्टेशन बनाने का सपना पूरा हो पाएगा? आपके जो भी विचार हो कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें। फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय।